हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने नीट की प्रिपरेशन ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ये मैं PYQ सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें आपको ट्रेमेंडस हेल्प होने वाली है। पिछले 10 साल के यानी 2013 से लेकर 2023 तक जो कि PYQs आए हुए हैं उनको मैं कराऊंगा और उसका बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे पूरी बात आप समझ जाएं। सरल एक्सप्लेनेशन और डिटेल, जैसे किसी बच्चे को नहीं भी आता है तो वो जीरो टू हीरो की तरह समझ के अच्छा सा कर ले। और उससे पहले एक अपील कि अगर आप चाहते हैं कि नीट की फिजिक्स में आसानी से 150 प्लस स्कोर कर सकें तो अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है, देखिए 2024 के लिए जो PYQs हैं, चैप्टर वाइज PYQs 10 साल की PYQs हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं आपको। मैंने आपके लिए क्लास 11th और 12th का सारा गोल्ड सीरीज मैंने नाम दिया था इसको। ये गोल्ड सीरीज में सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब ये फुल सिलेबस कवर करता है। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से आपका नहीं आने वाला है। और मैंने क्या किया है कि इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है गूगल शीट में। गूगल शीट में चैप्टर का नाम डाला है। ये देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और यहाँ उसकी सब हेडिंग्स हैं, कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह। जिससे आप जिस भी टॉपिक में अपने को दिक्कत महसूस कर रहे हैं वो सीधे इस पर आकर, इसको नाम दिया ऑल वीडियो लाइब्रेरी, ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आकर आप उसी के सामने, जैसे आपको मान लीजिए गॉस लॉ समझना है, गॉस लॉ के सामने ये प्ले बटन है, इसको क्लिक कर देंगे तो गॉस लॉ आपका ओपन हो जाएगा। तो आपका समय नहीं जाया होगा, तुरंत अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे जाकर अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ये पावर पैक्ड लेक्चर्स हैं, यानी बहुत ही कम समय में जो आपको रिक्वायर्ड है नीट के लिए वो सारा इसमें डाला हुआ है। इसका फायदा आप उठा सकते हैं, इसको जरूर देखिए और फिजिक्स में बहुत कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस लेके आइए। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए बहुत ही सरल तरीका है। आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल का होम पेज खोल लीजिए। ये अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल का होम पेज है। अगर आप यूट्यूब पर अरविंद नीट डाल देते हैं, अरविंद नीट, तो आप बस यहीं पहुंच जाएंगे अरविंद एकेडमी नीट चैनल पर। और यहां पर देखिए, ये यहां पर लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऐसे खुलेगा और पहले वाले को ऑल वीडियो लाइब्रेरी को क्लिक करते ही आप इस लाइब्रेरी पर पहुंच जाएंगे और अपनी इच्छा अनुसार जो भी वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। कुछ बच्चों को चाहिए होता है सर मैं जो पढ़ा रहा हूं उनको PDF भी मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहां पर मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, उस PDF को लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। और आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए बेटा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में कई ऐसे आपको कोर्सेज मिल सकते हैं जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को लगाना, जिस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। करते हैं शुरू। तो बच्चों लगाते हैं 2023 का क्वेश्चन। बहुत ही सरल सवाल है और देखिए कितने आसानी से लगने वाला है। 2023 का लिखा है, लाइट ट्रेवल्स a distance x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium। एक कोई मीडियम है जो वैक्यूम है, कह लीजिए स्पेस है एयर में, उस एयर में x डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है t1 टाइम में और दूसरे डेंसर मीडियम में 10x डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है t2 टाइम के अंदर। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम? तो क्रिटिकल एंगल देखिए क्या होता है, आप रिलेशनशिप जानते हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, sin c इज इक्वल टू 1/μ। अगर हम म्यू निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, म्यू की वैल्यू रखेंगे और क्रिटिकल एंगल हमारा आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो म्यू होता है वो होता है c/v। ये म्यू का फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल, जो दिया है डाटा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वैल्यू रख के आंसर निकल आएगा। कैसे? ये देखिए c क्या है, स्पीड। तो फॉर एयर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड फॉर मीडियम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 10x थी और टाइम था t2। ये टाइम है t2। बस ये c और v की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए तो काम बनता दिख रहा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों की वैल्यू इसको मैं यहां लेके आता हूं और ये c और v की वैल्यू पुट करेंगे। तो म्यू लिखा, c की जगह x/t1 लिखा बेटा, और v की जगह हमने लिखा 10x/t2
T2, इसको बाकी x से x कट गया और T1 T2 ऊपर नीचे चले गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, T2 अपॉन 10 T1, ये म्यू आ चुका है बहुत ही आसानी से। अब यहां से साइन सी खींच लो, ये रहा साइन सी 1 अपॉन म्यू, यानी म्यू की जगह डालोगे तो नीचे आ गया T2 अपॉन 10 T1, 10 T1 यानी ऊपर चला जाएगा तो 10 T1 अपॉन T2, तो C कितना रहा, इनवर्स में लिखा है, जी हाँ, साइन इनवर्स 10 T1 अपॉन T2, ये आपका आंसर आ गया है और यही आपका आंसर है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन यहां बैठ रहा है बी वाला, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से सवाल हो जाएगा। मैं हट जाता हूं, उसको नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस किए रहेंगे, सारे सवाल निकलेंगे। मैं यहां समझाऊंगा इसलिए इट विल टेक सर्टेन टाइम, अदरवाइज फटाफट आप निकाल सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस के बाद। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2023 का क्वेश्चन। ये रहा 2023 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा है 2 थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ f। 2 थिन लेंसेज है जिनकी फोकल लेंथ f है, लेकिन एक उनमें से कॉन्वेक्स है और एक दूसरा वाला कॉन्केव है। When they are placed in contact with each other, इस तरह से देखिए कॉन्टेक्ट में प्लेस किया गया है और यहां पर इसी तरीके से ये ऐसे दोनों लेंसेज आ गए। f1 इसका, दोनों सेम फोकल लेंथ के हैं तो ff आ जाएंगे। द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखिए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस या आप ठीक से पढ़े हो तो ये देखिए कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज करेगा और ये डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्ज। फोकल लेंथ सेम है, जितना कन्वर्ज किया उतना डाइवर्ज किया, यानी सीधे रेज आएंगी तो सीधे निकल जाएंगी अनडिविएटेड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी है। ओरली हो गया सवाल, लेकिन मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा जैसे कि आप समझें भी। भाई कोई भी चीज सीधे आ रही है और सीधे निकल जाती है तो फोकल लेंथ क्या है, इंफिनिटी है। फिर भी यहां पर जो फॉर्मूला होता है 1/f वाला, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आप आसानी से समझें, ऐसा ना लगे कि सर ने फटाफट सवाल को करवा दिया है। 1/f और कॉनकेव के लिए 1/-f, ये वैल्यू डाली। तो अब यहां पर इसको इक्विवेलेंट लिख देते हैं, तो 1/f इक्विवेलेंट, और ये वैल्यू देखिए प्लस माइनस होकर 0 हो गई, तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, ये आ गया इंफिनिटी। तो इसकी फोकल लेंथ हो गई इंफिनिटी। तो B इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इसको बेटा नोट कर सकते हैं आसानी से, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2023 का क्वेश्चन। ये देखिए आसानी से भी लगने वाला है हम लोग का क्वेश्चन। तो यहां शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर शोन हियर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। ये जो 3 तरह के बेसिकली लेंस हो गए, 1 2 3। ये देखिए ये यहां से पैरेलल है मतलब, और यहां से कर्वेचर लिया हुआ है, तो ये कॉनकेव लेंस टाइप का हो गया, प्लेनो कॉनकेव, और ये भी प्लेनो कॉनकेव, और तीसरा ये। Assume that all layers are thin, सभी लेयर्स थिन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए 3 लेंसेज हैं, अगर आप ध्यान से देख पाए तो मैं इसको तोड़ के दिखा देता हूं। पहला वाला लेंस देखिए ये है, दूसरा लेंस ये है, और तीसरा लेंस यहां पर ये है। तो पहला लेंस देखिए ऐसे आएगा, दूसरा लेंस बीच वाला देखिए ऐसे आ गया है, और तीसरा वाला लेंस आपका इस तरह आ गया। क्योंकि ये दोनों लेंसेज तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि कर्वेचर वगैरह और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसलिए जो फोकल लेंथ इसकी होगी वही फोकल लेंथ इसकी होगी। तो इसको मैं नंबर दे देता हूं फर्स्ट, इसको बोल दो दूसरा, इसको बोल दो तीसरा। तो यहां पर 3 फोकल लेंथ है, ये समझ में आना चाहिए था, जो आप समझ चुके हैं। इस वाली फोकल लेंथ यानी f1 मैं यही निकाल देता हूं फॉर्मूला लगा के, 1/f1 लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा रहे हैं। म्यू माइनस 1, म्यू कितना हो गया 1.6 माइनस 1, और फिर 1, ये कर्वेचर इसका रहा, तो दिस इज इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी r1, और ये रहा आपका r2, कर्वेचर इधर ही आ रहा है यानी पॉजिटिव 1/20। ये देखिए वैल्यू रख दी। ये लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। ये करके आप लगा दीजिए फॉर्मूला, उम्मीद है आपको अच्छे से आ ही रहा होगा। यहां पर 1/f1 लिखते हैं, ये आ जाएगा देखिए बेटा 0.6, और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का 1/20।
अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -100/3। दिख रहा है, पॉइंट हटाओगे नीचे 200 आ जाएगा और फिर आप 2 से काट दोगे तो -100/3। ये देखिए एक F1 की वैल्यू निकल आई है। उम्मीद है आप बड़े ही ठंडे तरीके से समझ पाए होंगे। और ये F1 और F3 सेम थे, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं F1 और F3 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। -100/3 सेंटीमीटर या जो भी चल रहा था सेंटीमीटर इसका निकल आया है। अब ये हम F2 और निकालेंगे बेटा, तो F2 की तरफ चलते हैं और F1/F2 लिखते हैं। फिर μ-1 लिखते हो। म्यू कितना है यहां पर 1, इसके लिए 1.5 है, 1.5। तो 1.5 -1 1/R1। ये देखिए R1 है तो ये हो जाएगा प्लस, कर्वेचर उस साइड है, 1/R1 और ये हो जाएगा -1/20। माइनस क्यों? क्योंकि इस वाले का कर्वेचर इस तरफ है, इधर नापोगे तो रे की विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस ले लेते हो। ठीक है, वैसे एक शॉर्टकट भी मैं इसका बता देता हूं आपको, अभी लिख दूंगा। चलो अच्छा, तो यहां पर 1/F2 0.5 आ गया और ये 2/20 हो गया। यहां पर ये जुड़ जाएगा 2/20, तो 1/10 आ जाएगा। यहां देखिए भाई आप, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी F2 की कितनी, F2 हो जाएगी नीचे कट के 10, 100/5 तो 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। कॉन्वेक्स लेंसेज अगर हो, डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका फोकल लेंथ शॉर्टकट है F = R/2 μ-1। इसी फॉर्मूले से निकलता है। इसको आप अप्लाई करेंगे तो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। किसकी हम बात कर रहे हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस की। अगर कॉनकेव होगा तो यहां माइनस लगा दोगे। अब इसका जैसे ये था, इसी को अगर मैं इससे निकालूं तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। F2 R कितना है 20, 2 और μ-1 1.5 में से गया 0.5, तो ये आ गया देखिए 10, 100 और 20 तुरंत आ गया। तो ये देखिए 20 यहां पे भी आया है और यहां पे भी। तो ये शॉर्टकट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल रहेगा। अब यहां पर हम लोगों ने तीनों फोकल लेंथ निकाल ली है, तो अब तीनों क्योंकि इन कांटेक्ट है यहां पर, तो तीनों फोकल लेंथ हमें जोड़ देनी होगी फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले से। तो 1/F नेट 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, तो ये दोनों तो बराबर ही था, तो ये हो गया -100/3। F2 कितना निकला है 20 सेंटीमीटर, तो प्लस 1/20। उल्टा तो नहीं लग दिया? हाँ जी, इसको ये F है ना नीचे जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है। 1/F1 का मतलब -100/3, 3 ऊपर चला गया है। फिर F2 की बात करोगे तो 20 है, तो 1/20 हो गया है। तीसरा फिर से -3/100। यहीं पे चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 100 LCM हो गया, -3 -6 और ये 5, यानी माइनस का 100 सेंटीमीटर आ गया यहां पर। तो ये जो F नेट आप देख रहे हो -100 सेंटीमीटर हमारा और आपका आंसर आ चुका है। कलर में बदल लेता हूं, इसको ले लेता हूं, और माइनस यानी A ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से सवाल हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, आना चाहिए, ऐसे सवाल आते रहते हैं। मैं हटता हूं, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन। ये रहा 2022 का क्वेश्चन। ए लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। एक ग्लास सरफेस है, लाइट रे से फॉल कर रही है एट एन एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर फॉल कर रही है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये फॉल करती है 60 डिग्री पर। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे, यहां से कुछ पोर्शन हो जाएगा रिफ्लेक्शन में और कुछ हो जाएगा रिफ्रैक्शन में। अब ये कह क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं कि ये भाई ये रिफ्लेक्शन होता तो 60 का 60 बना, और ये हमको नहीं मालूम है थीटा कितना है, या आर लिख देना चाहिए इसको हमें, आर कितना है। तो द एंगल बिटवीन, हमको ये एंगल निकालने का है।
द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हमको ये और ये एंगल पता हो तो 180 में से घटा देंगे, निकल आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक, तो चलिए करते हैं। यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगा दो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखो तो और सरल हो जाता है। कैसे? जैसे यहां पर ये पहला मीडियम है, ले रखा है आपने ये, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लीजिए, ये सेकंड मीडियम है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 60 इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। अब ये तो रहा साइन 60, म्यू दे रखा था √3, तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 60 अपॉन √3, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये वैल्यू हो गई √3/2 इंटू √3, यानी दिस इज 1/2। √3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, साइन आर इज इक्वल टू हाफ, मतलब आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। आर आपने 30 निकाल लिया है। अब ये 30 है, ये 60 है, तो 90, तो अंदर वाला भी 90 हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, समझ ही गए होंगे। ये अगर हमने निकाल लिया है 30 डिग्री, तो ये 30 और 60 मिलके हो गया 90, और 180 में 90 घटा दोगे तो ये आ गया। तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये आंसर हो चुका है आपका, और इसके हिसाब से आंसर यहां पर सी है। तो ऐसे सवालों को ऐसा करिएगा और आसानी से। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये साइन आई अपॉन साइन आर ऐसे ही लिखा होता है, इससे घबरा ना जाना, ये सरल पड़ता है बेसिकली। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ऐसे, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये याद करने में और लगाने में कंफ्यूजन फ्री रहता है, स्नेल्स लॉ है ये, है ना। तो ऐसे ये डिवीजन फॉर्म में, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर आप करते हैं तो गलती की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए इसको मैं खुद भी यूज़ करता हूं और आपको भी सजेस्ट करता हूं। इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। तो बच्चों लगाते हैं 2022 का सवाल। ये रहा 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान और बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। लिखा है, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्री। ये कोई यहाँ पर दो मीडिया हो गए ए और बी, प्लेन बाउंड्री सेपरेट किया है। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर दिस वन। ये कोई रे पड़ रही होगी और ऐसे कहीं जा रही होगी। तो यहाँ पर जो स्पीड है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और दूसरे में ज़्यादा है, यानी ये डेंसर, ये रेयर है। देखिए स्पीड इससे बढ़ गई, 2 इंटू 10⁸ है मीटर पर सेकेंड। ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम। कैसे पता चला? क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो ये स्पीड कम थी, इससे ज़्यादा हो गई, तो ये रेयर है इसका मतलब। तो द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू मीडिया, के लिए क्रिटिकल एंगल निकालो। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। साइन सी का मतलब क्या होता है? 1/μ, और म्यू क्या होता है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं? 1/μA अपॉन μB, यानी μB अपॉन μA। बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। अब ये वेलोसिटी की स्पीड के टर्म में ले लेते हैं। अब यहीं पर देखिए, यहां पर हमने लिखा साइन सी, म्यू बी की बात आ जाए तो C अपॉन VB लिख दो, और ये C अपॉन VA लिख दो। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा VA अपॉन VB। VA और VB की वैल्यू डाल दीजिए, 1.5 इंटू 10⁸, और यहां रहा 2 इंटू 10⁸। ये तो कैंसिल हो गया, 1/5/2। तो यहां साइन सी कितना आ गया? 0.75, यानी C कितना है? साइन इनवर्स
0.75। ये आपका आंसर आ चुका है। और ये आंसर कौन सा है इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए इस तरह से इसको कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये रहा 2022 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज ए रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है R1 R2, जो कि R के बराबर है और 20 सेंटीमीटर के बराबर है। If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens, refractive index 1.5 है, पावर बतानी है। देखिए इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, सीधे निकाल सकते हैं उससे। क्या शॉर्टकट फॉर्मूला बोलता है F इज इक्वल टू R/2 म्यू -1। फोकल लेंथ बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए R की वैल्यू हो गई 20, ये रहा 2 और म्यू कितना है 1.5। तो 1.5 में से आप -1 करोगे तो 0.5 यानी 2 यानी 20 सेंटीमीटर। तो पावर कितनी हो गई 1/f यानी 100/20 कर दो, सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो तो +5 डायोप्टर आपका आंसर आ चुका है, यानी ये सी। अच्छा ये जो मैंने शॉर्टकट लगाया, अगर आप शॉर्टकट ना लगाना चाहें तो आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, वही रिजल्ट आएगा। म्यू -1 और 1/R1 -1/R2 लगा के भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। 1.5 -1 1/R रहा, ये देखिए R1 है, इधर पॉजिटिव लेते हो और इसके लिए लिया है R2, इधर निगेटिव ले लोगे क्योंकि रे इधर जा रही है, तो ये माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 × 2/R, और R की वैल्यू भी रख दो 20 थी जहां तक, 0.5 × 2/20, 2 से काटोगे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाया 0, और 100 को 5 से F लिखोगे तो 100 को 5 से लिखोगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैंने इसलिए कर दिया कि आप इसमें कहीं भ्रमित ना हो ये कैसे ये निकल आ रहा है। और इस तरह देखिए पावर आपने आसानी से निकाल ली, और मैं पहले बता ही चुका था कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। इस सवाल को मैं करूंगा, कई किताबों में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं रे डायग्राम भी बना दूंगा जिससे सही चीज आपको पता चले। लिखा है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है, और इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है इसकी, तो यानी कि ये इससे 2f की दूरी पर है। f इसका 30 है तो 2f, आप जानते हैं 2f पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज भी दूसरी तरफ 2f पर बनता है ना। इफ ए प्लेन मिरर वेयर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ये एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, देखिए आपको दिखाता हूं, बहुत ही सरलता से सवाल हो जाएगा, ओरली हो जाएगा। ये देखिए यहां पर आपने रखा है मिरर, ये डिस्टेंस यहां से 40 सेंटीमीटर है, और ये थोड़ी सी बढ़ा देता हूं जैसे लगे कि 60 सेंटीमीटर से दूर है। ये ऑब्जेक्ट था और ये डिस्टेंस यहां से आपकी दिख रही है 60 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए क्या है, ये इसका फोकल लेंथ दे रखा था कितना 30 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 2f हो गई। 2f मतलब जितना 60 है यहां से 60 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगा, तो 40 ये यहां कहीं इसको बढ़ा लीजिए, और यहां कहीं इमेज फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट इमेज। ये डिस्टेंस कितनी है यहां पर बेटा 20 सेंटीमीटर। ये रे देखिए ऐसे रे जाएगी, और यहां से आप ये रे बना दीजिए, देख रहे हैं, ये रे यहां पर ऐसे गई, ऐसे हिट करेगी, बन गया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। 2f पर था, 2f पीछे बननी है,
ये 40 हो गया, 20 मिला के 60। अब इसके बीच में मिरर है, तो मिरर क्या करता है, मिरर से जितनी दूरी पर इमेज हो, जो कि 20 सेंटीमीटर है, उतनी दूरी आगे बना देता है। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज जो होती है मिरर से सेम डिस्टेंस पे होती है। तो यहां से ये 20 सेंटीमीटर दूर यहां कहीं मैं बना रहा हूं, ये इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से आपका बन जाने वाला है। ये फाइनल इमेज है आई, क्योंकि रियल रेज यहां मिल रही हैं। ये देखिए डिस्टेंस बना दूं यहां पर, दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर प्लेन मिरर से, या आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर से, ये 40 है ना, तो 20 सेंटीमीटर यहां से भी हो गया डिस्टेंस है, लेकिन इमेज रियल है क्योंकि रियल रेज मिल रही हैं। इसको देखते हुए अगर मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ूं कि कौन सा ऑप्शन बैठता है, तो देखेंगे बी ऑप्शन यहां पर बैठेगा। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी ए रियल इमेज। ये 20 सेंटीमीटर लेंस से है और ये रियल इमेज है। तो आंसर इज बी। कई किताब में क्या लिखा हुआ है, शायद वहां लिखा हुआ है बी, पहला वाला लिखा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर सॉरी इट वुड बी ए वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज नहीं है, रियल इमेज है, क्योंकि रियल रेज मिल रही हैं यहां पर। आप जैसा देख पाए होंगे रियल रेज मिल रही हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2021 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है और आसानी से लग जाएगा। देखिए लिखा है कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम। ये कोई देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी थी 20 सेंटीमीटर और इसी एक्सेस पर यहां पर एक दूसरा कॉन्केव लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ऐसे आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद डिस्टेंस डी, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहां से रे जो आ रही है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एज ए पैरेलल, और यहां पे ये ए था, यहां पर बी था, इसको भी जो कुछ भी कन्वर्ज होता डाइवर्ज होता, लेकिन वापस ये प्लेन निकल जाती है। एक कन्वर्ज करेगा, एक डाइवर्ज करेगा। देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर, इसके बीच का जो डी है वो सेंटीमीटर में बताइए। तो आप जहां पे सेपरेशन वाली बात होती है वहां पे फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। अब क्योंकि पैरेलल रेज आके पैरेलल जा रही है तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो चुका है, इन्फिनिटी। पैरेलल आई, पैरेलल निकल गई, तो यहां पर f जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वो कितनी है बेटा, वो इन्फिनिटी है। क्यों इन्फिनिटी है, पैरेलल ले आके पैरेलल जा रही है, इसलिए यहां आप रख देंगे f की जगह इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी, f1 में लिखा 1/20, ये माइनस 1/5 आ जाएगा। यहां वैल्यू रखी जाए तो माइनस डी 20 इंटू -5। अब इसको आप कैलकुलेट, ये 0 आ जाएगा देखिए, और यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डी एक तरफ ले लीजिए 20 एलसीएम, 1 - 4 और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये रहा 100। तो मैं लिख देता हूं d/100, इसको इधर ले लीजिए तो माइनस का प्लस हो गया 3/20, तो 20 × 5 = 100। डी की वैल्यू यहां आ रही है 15 सेंटीमीटर। ये देखिए डी यहां पर 15 सेंटीमीटर का आंसर यहां पर निकल आया है, और ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट चॉइस। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, नोट करें इसे। तो बच्चों करते हैं 2021 का क्वेश्चन। ये देखिए बहुत आसानी से ये भी होने वाला है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3। इस तरह का देखिए यहां पर एक डायग्राम सा बना लेते हैं जो बनाई है ऊपर, और जो एंगल दिया ये 90 है, देखिए ये यहां पर 60 दे रखा है। एक रे आ रही है जो कि परपेंडिकुलर फॉल होती है,
तो परपेंडिकुलर है तो सीधे ही हिट करेगी यहाँ आके, और यहाँ आएगा इसका रिफ्रैक्शन। ये 90 है, देखिए ये 60 है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 है, ये देखिए 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30 डिग्री। ये पूरा 90 है, 60 घटाओगे 30 मिलेगा। तो आई हमको पता चल चुका है, स्नेल्स लॉ लगा देंगे, आई यहाँ पता चल चुका है 30 डिग्री। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, यानी ये जो रे निकल रही है सपोज करिए ऐसे निकलती है, एंगल ऑफ इमर्जेंस ले लेते हैं। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का म्यू ले लो इनटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, बाहर एयर है, इनटू साइन ई। अब ये म्यू की वैल्यू थी जहां तक √3 इन्होंने दे रखी है, साइन 31/2 होता है, और ये रहा साइन ई। तो साइन ई बराबर √3/2। √3/2 क्या होता है साइन 60 डिग्री। इससे कंपेयर करने पर ई कितना आ गया 60 डिग्री। आपका ये आंसर हो चुका है, और ये रहा आपका, देखिए कितने आसानी से आप कर पाए बी। काम खत्म हो गया है। नोट कर लीजिए, देखिए कोई भी समस्या नहीं है, जो आप सोच रहे हैं बस उसी को अप्लाई कर देना है, थोड़ा ठंडे दिमाग से और थोड़ा समझ के। फिजिक्स में इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि सवाल पूरी तरह आपकी समझ में आए कि वो है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 2021 का, और ये 2021 का जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसानी से लग जाने वाला है। लिखा है लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर इज बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसका लार्ज फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का और लार्ज अपर्चर होना जरूरी है। कई फायदे हैं उसके। तो देखिए पहला लिखा है लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। ये सही बात है कि लार्ज अपर्चर होने से जो क्वालिटी ऑफ इमेज या विजिबिलिटी, क्योंकि ब्राइट इमेज का फॉर्मेशन होता है, ज़्यादा लाइट गैदर कर पाता है अपर्चर बड़े होने से। तो पहला आंसर करेक्ट है ऑप्शन। दूसरा, ए लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर्ड बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ये भी करेक्ट है। ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रेजोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। यानी जो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें जो अबव 3 दिए हैं, अबव ऑल दिए हैं, ये सब के सब करेक्ट हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों काफ़ी बड़ा रखते हैं, जिससे में अच्छी गैदरिंग ऑफ लाइट हमको मिल जाए, विजिबिलिटी इमेज की काफ़ी बेहतर हो। तो नोट कर लें इसे। तो बच्चों करते हैं 2020 का क्वेश्चन, ये रहा 2020 का, और यहां पर देखिए ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म विथ एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। अच्छा भाई, ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। फोटो बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रिज्म बना लिया है और यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हो रही है। इस रे का एंगल है यहाँ पर आई और प्रिज्म एंगल आपको ए दे रखा है। इतनी जानकारी हमारे पास है। एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, इससे कैसे होती है, यहाँ कहीं ऐसे आई होगी और इससे नॉर्मली ये 90 डिग्री बनाते हुए बाहर निकल गई है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू आई। किसके इक्वल है हमको ये बताना है। अभी बता देते हैं, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। देखिए क्या होता है कि R1 प्लस R2 की हम यहाँ पे बात करें, ये जो पहले R1 R2 था तो याद होगा ये R1, इधर वाला एंगल R2, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू हुआ करती थी A, और यहाँ R2 है कितना 0। हेयर R2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर निकल गई है ना, तो जब परपेंडिकुलर निकली है तो इमरजेंस भी 0 और एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए 0 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दे अगर आप, तो R1 क्या रहा A माइनस R2, R2 क्योंकि 0 है तो A माइनस 0 बराबर A।
R1 की वैल्यू A के बराबर निकलेगी। अब यहां पर आप इस लगा दीजिए इस जगह पर स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हम कहां लगा रहे हैं, सरफेस की बात करें तो इसको मैं ABC लिख देता हूं, AB सरफेस पर। ठीक, तो ये लिख दीजिए साइन आई, म्यू इंटू साइन आई एयर थी, यानी ये म्यू इसका लिखो इंटू साइन आर, R1। तो ये रहा साइन आई म्यू इंटू साइन R1, R1 की वैल्यू हो चुकी है A। तो यहां पर लिखा आपने साइन A, और ऑल एंगल्स आर स्मॉल, इसलिए क्या है I बराबर आपका हो जाएगा साइन आई और A बराबर हो जाएगा साइन A। इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू म्यू इंटू A। ये आपका यहां पर देखिए आंसर आ गया, और म्यू A का मतलब है C इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए इस तरह से इसको कर सकते हैं आप, बिल्कुल प्यार से नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। तो ये रहा 2019 का क्वेश्चन, और यहां पर लिखा है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। TIR में बता रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दिया है। पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टेक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए क्रिटिकल एंगल पर रेस सीधे बाउंड्री से निकल जाती है, यानी रिफ्रैक्शन वाला एंगल होता है 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो जब क्रिटिकल एंगल पर ये मान लीजिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे रे आ रही है और क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, बोलते ही तभी हम क्रिटिकल एंगल है इसको। तो इसको भी आप नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। तो ये रहा 2019 का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे इसको। लिखा है टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f each other are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1। पहली सिचुएशन में क्या है कि ये दो लेंसेज आपने ऐसे रखे हुए हैं, इसका कंबाइंड फोकल लेंथ f1 है, और इन दोनों का अलग अलग जो फोकल लेंथ है वो बेटा f और f है। तो अगर इसका सीधे कंबाइंड आप जोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं कि अच्छा इससे रेडियस R भी निकाल लेते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके, क्योंकि अगले में देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द स्पेस, ये जो स्पेस है फिल्ड बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विथ ग्लिसरीन। यहां पर देखिए ये जो लेंसेज थे ऐसे, ये जो लेंसेज थे यहां पर आपने ग्लिसरीन से भर दिया है इसको, तो ये तीसरा लेंस बन जाएगा एक। देख रहे हैं ये किस तरह का बन जाएगा, इस तरह का लेंस, कॉनकेव लेंस जो ग्लिसरीन वाला लेंस है। फिर तीनों लेंसेस को जोड़ेंगे तब इसकी फोकल लेंथ आएगी। यहां की बात की जाए, अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर सबका R ले लेता हूं, सब एक ही जैसे हैं, तो यहां फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, f की निकालने जाए तो शॉर्टकट हमको मालूम है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या चलिए आप ही वाले मेथड से निकालते हैं। म्यू -1 और 1/r माइनस माइनस r, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, म्यू -1, यानी ये म्यू दे रखा है क्या, म्यू यहां पर दे नहीं रखा है, दे रखा है म्यू 1.5। अच्छा ये इसका भी दे रखा है, इसका भी, तो म्यू यहां पे 1.5 दे रखा है, तो 1.5 लगा दीजिए और ये हो जाएगा इंटू 2/r। तो यहां पर आप निकालेंगे तो ये देखिए 1/f, ये 0.1 इंटू 2 यानी 1/r के बराबर, यानी f बराबर यहां पर आ गया r। और यहां पर इन दोनों को अगर आप f1 निकालने जाएं तो 1/f1 1/f प्लस 1/f2, इन दोनों को जोड़ते हैं लेंस कांटेक्ट में जब फॉर्मूला होता है, तो ये वैल्यू हो गई 2/f, यानी f1 की जो वैल्यू है वो f/2 है। हमको ये चाहिए क्योंकि यहां पर अल्टीमेटली हमको रेशियो निकालना है,
उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अब यहाँ तीसरी जगह है, 3 लेंसेज यहाँ पर हो गए, इन तीनों लेंसेज को हमें जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए भी फोकल लेंथ अगर निकालना चाहें तो 1/f डैश 1.5 - 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही था। यहाँ जो r की वैल्यू होगी वो -1/r -1/r आएगी, क्योंकि इसके लिए जो r1 लेते हो वो माइनस के टर्म में लोगे और इसके लिए r2 प्लस के टर्म, तो r2 प्लस में रखा है, r1 माइनस में रखा है। तो 1/f डैश कितना आ गया 0.5 और माइनस में आ जाएगा ये -2/r। 2 भी नहीं होगा यहाँ पे, 2 होगा 0.5 से, तो -1/r। ये देखिए यहाँ, तो ये वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे तो f डैश की वैल्यू मिलेगी -r के बराबर। अब तीनों के यहाँ पर इक्विवेलेंट जोड़ देते हैं। इसके लिए आपने जोड़ा तो 1/f2 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, तीनों फोकल लेंथ जोड़ी तो 1/f1 की जगह, f1 का मतलब क्या था पहले वाले लेंस का, तो वो फोकल लेंथ आप चाहें तो यहाँ निकालिए r के बराबर, या f ही पड़े रहने दें, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने f ही डाल दिया यहाँ पर, या चाहें तो r में कन्वर्ट कर दें, अल्टीमेटली कट तो जाएगा ही। चलिए काट ही देते हैं। r पकड़ा, फिर f2 को पकड़ा हमने तो ये -r था, तो -1/r चला गया, फिर ये आ गया +1/r चला गया। तो ये f2 की वैल्यू r की, ये देखिए ये r कट गया, तो f2 विल बिकम r। तो यहाँ f1 बिकम कितना था, f बराबर r था, देखिए यहाँ पर ये f1 कितना था r/2, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। अब यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, f1/f2, f1 हो गया r/2 और ये रहा r, तो वैल्यू आ गई 1/2। ये आपका देखिए आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर है ये C। तो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, और यहाँ आप शॉर्टकट फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था तेजी से करने के लिए। शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है इसके लिए, F = r2 μ - 1। ये किसका है, डबल कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए। और अगर कॉन्केव है तो यहाँ माइनस साइन लगा दो, दैट्स ऑल। तो आपको ये कैलकुलेशन 4 स्टेप नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत r आ जाएगा। देखो पुट कर लो यहाँ पे, ये r है, 2 है, 1.5 में से आधा गया 1, तो r/2 बचा। ये देखो यहाँ पर कहाँ गया, कुछ अलग रख दिया है। r कितना था, r तो r ही था 2, और ये 1.5 - 1 करके रखेंगे तो f बराबर r आ गया। ये देखिए 1.5 में से 1 गया, 0.5 × 2 यानी 1, r, f बराबर r, ये देखिए आ रहा है, ओरली आपका निकल रहा है। खैर एनीवे, जैसे भी मैंने इसलिए किया कि कई बच्चे इसी तरह कंफर्टेबल होंगे, तो मैंने इसी तरह करके दिखा दिया, वो भी आपको दिखा दिया, जिससे कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। ये रहा 2019 का क्वेश्चन। लिखा ए एक्यू कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P if it is cut into 2 symmetrical halves by a plane containing the principal axis। ऐसे है, देखिए इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सेस है। अगर आप ऐसे काट दें इसको, ऐसे ये प्लेन, तो ये इस तरीके से एक लेंस आपका निकल आएगा कट का, दूसरा वाला लेंस इस तरीके से निकल आएगा। देख पा रहे हैं क्या कह रहे हैं, द पावर ऑफ वन पार्ट विल बी, इसके पावर में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके कर्वेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अगर पावर अब भी P है, पहले भी P था तो अब भी P बना रहेगा, क्योंकि ये जो लेंस मेकर फॉर्मूले में हमारा ये कर्वेचर आता है फोकल लेंथ या पावर बदलने के लिए। ये देखिए μ - 1/r1 - 1/r2, इसमें μ r1 r2 में कुछ भी नहीं बदला है, r1 r2 वैसा ही है, म्यू जो था वैसा ही है, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा, पावर अब भी P बनी रहेगी, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, D। देखिए कुछ सवालों में थोड़ा कैलकुलेशन मिलेगा आपको, तो कुछ सवाल एकदम ओरल मिलेंगे जो 5-10 सेकंड भी आपके नहीं लेंगे, इसलिए बैलेंस ऑफ टाइम बनाएं और कूल माइंड से पेपर को दें, अच्छा पेपर तभी हो पाएगा। नोट कर लें इसको। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन, और ये तो एकदम ओरल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा
सरल है, जिस बच्चे ने गलत किया होगा उसके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। ये देखिए लिखा है विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। करीब करीब 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आप कह सकते हैं। जो विजिबल रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर मोटे तौर पर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 7000 एंगस्ट्रॉम का मतलब है रेड कलर की वेवलेंथ और 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब है वायलेट कलर की वेवलेंथ। तो ये तो सबको पता ही होता है, लेकिन किसी ने अगर इसमें गलती कर दी है तो 5 नंबर का डैमेज लेगा और ये एक बहुत ही खतरनाक डैमेज होगा, क्योंकि 99% बच्चा इसको सही कर रहा होगा। नोट कर लें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये देखिए 2018 का क्वेश्चन, इसको समझते हैं, आसानी से लगाएंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है, ये देखिए कॉनकेव मिरर है, और इससे फोकल लेंथ इसके 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इससे 40 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है ना? हाँ जी, यहां से कहीं मान लो यहां कहीं ऑब्जेक्ट है और ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। 40 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गई। If the object is displaced through a distance of 20 सेंटीमीटर towards the mirror, अब अगली सिचुएशन में क्या है? इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे आप धकेल दिए हैं मिरर के, तो उस समय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, जो इमेज पहले की थी अब वो किधर डिस्प्लेस होगी। तो दोनों केसेस में हमको इमेज का फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर v डैश निकाल लेते हैं, v निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच्चों फार्मूला लगा देते हैं, और यहाँ देखिए लेंस जो मिरर का फार्मूला होता है 1/f 1/v1 प्लस 1/u1। तो f के लिए लग दिया, फोकल लेंथ उसकी हो गई बेटा नेगेटिव, तो मैंने वैल्यू डाली। फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी? 15 सेंटीमीटर, तो माइनस 1/15, और v1 हो गई पता नहीं है, और u1 हो गई -40। तो यहाँ से 1/v1 आप निकालने जाओगे तो यहाँ देखिए, तो ये प्लस का हो जाएगा 40, तो 40 × 15, और ये रही वैल्यू 40 की, तो ये 40 का यानी 15 प्लस का और माइनस वैल्यू रही 40, तो 25 आ जाएगा ऊपर। तो 1/v1 ये वैल्यू रही -25/40 × 15। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 × 25, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, तो 24 आ गई। देखिए 1/v1 = -1/24, यानी v1 की वैल्यू हो गई -24। तो पहली वाली सिचुएशन में v1 हो चुकी है 24। अब दूसरी सिचुएशन में जब ये जो ऑब्जेक्ट था ना, इस ऑब्जेक्ट को कितना आगे बढ़ा दिए? 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कहीं है, ओ डैश यहाँ कर दिए, जो कि आपको 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मिल रही है। फिर से फॉर्मूला लगा दिया 1/f 1/v2 प्लस 1/u2। फोकल लेंथ तो देखिए वही थी, तो -1/15, और v2 हमको पता नहीं है, और u1 रह गई 20। तो 1/v2 और ये हो गई 1/20 माइनस 1/15, 20 × 15, और यहाँ रही 15 माइनस 20, तो -5/20 × 15। 5 से काट दोगे आ जाएगा यहाँ पे v2 कितना? 60 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए जो इमेज फॉर्मेशन था बेटा, वो कितना था? -24 सेंटीमीटर पे, कहीं भी 24 यहाँ कहीं होगा पहले इमेज I1, और I2 कितना हो रहा है? 60 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं आ गया होगा। 40 ये, तो यहाँ कहीं आ रहा हो I2। तो ये 60 में से ये आप घटा दीजिए, तो 60 - 24, जो कि वैल्यू हो गई 36 सेंटीमीटर। और 36 सेंटीमीटर क्या है? अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम मिरर, ये आपका यहां पर रहा आंसर। तो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इस तरह से सवाल बिल्कुल बराबर हो जाता है, इसको आप नोट कर लें।
तो अगला क्वेश्चन करते हैं 2018 का, और ये देखिए कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया। 2018, 2004, 1992 रिपीट भी होते रहते हैं नीट में क्वेश्चंस। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। अच्छा, बना ही लेते हैं, इस तरह से प्रिज्म बन गया और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 30 डिग्री ए, और म्यू दे रखा है √2। One of the two refracting surfaces of the prism is made a mirror inwards by silver coating। ये इस तरह से यहाँ पे मिरर क्रिएट कर दिया गया है, यहाँ पर ऐसे मान लो इस पे सिल्वर कोटिंग कर दी है तो ये मिरर हो गया, अंदर सिल्वर कोटिंग कर दी। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेज, यहाँ से कोई ऐसे लाइट इंटर करती है, प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेज विल रिट्रेस इट पाथ, यानी ये जो लाइट जा रही है वो वापस इसी पाथ पे आती है। ये देखिए ये तो बन गया नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मली पड़े यहाँ पर, जब ये नॉर्मली पड़ेगी तभी ये रिट्रेस करेगी अपना पाथ। ये बात आपकी समझ में आ गई। इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म एंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी हमको निकालना है ये आई एंगल। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं तो आई हमको निकालना आर 30 डिग्री हो चुका है। तो स्नेल्स लॉ लगा दो अब बड़े आसानी से। तो यहां पर आपने रखा 1 इंटू μ1 इंटू साइन आई और μ2 इंटू साइन आर। तो ये रहा साइन आई, म्यू है √2 और साइन आर कितना है 30 डिग्री। तो साइन आई की वैल्यू कितनी हो गई √2 इंटू 1/2, और ये रैशनलाइज करोगे तो 1/√2 यानी आई कितना हो गया 45 डिग्री। तो आंसर इज 45 डिग्री। ये देखिए इस तरीके से बी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, आप आसानी से निकाल लेंगे। और ऐसे आपके यहाँ कई सवाल आते हैं तो इसको पकड़ के रखें जिससे कि मजबूती हो सके, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन, ये रहा 2017 का। दिस इज ऑल्सो ए वेरी स्मॉल क्वेश्चन। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ कहीं देखिए एल था लाइट और इससे x दूर पर कोई हमारा मिरर फिक्स था, ये डिस्टेंस यहाँ x है। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए स्पॉट ऑन ए स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स। इस समय ऐसे, पहले ये ऐसे था देखिए मिरर, और बीम यहाँ कहीं जस्ट अबव यहाँ कहीं आ रही थी। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा, अब मिरर को आप क्या किए हैं एक स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट कर दिए हैं। ये मिरर है, दिस एंगल इज थीटा, ऐसे रोटेट कर दिए। द स्पॉट ऑन द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस y ऑन द स्केल। यहां जो था अब स्पॉट आपका यहां मिल रहा है y पर, y डिस्टेंस दूर, y डिस्टेंस दूर यहां पर स्पॉट आपका मिल रहा है। द एंगल थीटा इज गिवन y, तो एंगल थीटा कितने के बराबर होगा ये हमको बताना है। तो यहां पर देखिए बस एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपने किसी मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है तो लाइट रेज 2 थीटा से घूम जाती हैं। अगर ये आपने इस मिरर को थीटा से घुमाया है तो जो लाइट पहले आ जा रही थी इधर से वो 2 थीटा से घूम गई है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। बस बाकी सवाल बिल्कुल आसान है। बस अगर ये 2 थीटा हो गया तो आप यहां पर tan 2 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 2 थीटा इज स्मॉल, तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी y/x, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी y/2x। ये देखिए आंसर है, और y/2x जो है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह सवाल हो गया। बस ध्यान यही रखना है कि प्लेन मिरर को अगर थीटा से घुमाए हैं तो इसकी रे जो है वो 2 थीटा से घूम जाएगी। जो रे पहले रिफ्लेक्टेड रे थी वो रिफ्लेक्टेड रे अब 2 थीटा से घूम जाएगी। इतनी बात पकड़ के रखिए, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये रहा 2016 का क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये भी एक इंटरेस्टिंग है, गलती होने की संभावना इसमें ज़्यादा है। लिखा है मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 प्रोड्यूस बाय द मिरर। देखिए इसमें जब भी ऐसे सवाल को करें, जब भी एक की करेक्ट एंट्री निकाल लें तो मैच कर लीजिए। कई बार क्या होता है पहले ऑप्शन ही से ही आंसर डिफाइन हो जाता है, तो बाकी का ढूंढने में समय ज़ाया नहीं करिए। फिर आप जैसे मैं दिखाता हूं यहां पर f की वैल्यू -2 है। देखिए m की वैल्यू अगर -2 है तो इसका माइनस का मतलब क्या होता है रियल इमेज, और 2 का मतलब क्या होता है मैग्नीफाइड। 1 से बड़ी होगी तो मैग्नीफाइड। इसके हिसाब से इसका जो a का जो ऑप्शन बना, देखिए रियल इमेज भी बना R भी, और मैग्नीफाइड कॉनकेव मिरर में ही बनती है, यानी Q एंड R, यानी A का मैचिंग हो गया QR। रियल इमेज है और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड केवल कॉनकेव मिरर में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनती है। अब यहां पर देखिए मैच कीजिए, A का QR किससे है, A का PS, A का RS, A का QR, ये सही है PR। बस ये देखिए सही हो गया ऑप्शन। देख पा रहे हैं, यानी पहले बाकी में किसी में Q और R आया ही नहीं, QR इसमें, और QR जो था केवल C में आया था, इसलिए C वाले ऑप्शन में बाकी एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बाकी एंट्रीज का लिख देता हूं एक बार आपको, जैसे आपको ये हो जाए कि समझ गए हैं आप। तो ये A का था कहानी, B में M दिखा था ये चलिए A का हो गया, B का था -½ माइनस साइन दिखाता है रियल है, और आधा साइन दिखाता है कि डिमिनिश्ड है। अब इसमें फिर क्या हो गया, देखिए Q और R फिर हो गया। क्यों? क्योंकि जो रियल इमेज है ना, वो रियल इमेज तो कॉनकेव में ही बन सकती है, और साथ में रियल इमेज कॉनकेव में ही बन सकती है, तो Q और R फिर से ऑप्शन सही हो गया। तीसरे की बात करो अगर आप, m बराबर 2 + 2, तो +2 प्लस का मतलब है वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड। फिर क्योंकि जो मैग्नीफाइड है वो केवल कॉनकेव मिरर में ही बन सकती है, तो Q सही है और वर्चुअल का S सही है, तो Q और S। और उसके बाद लास्ट वाला जिसमें +½ लिखा हुआ है, इसको भी मैं कर देता हूं जिससे आपको समझने में मदद मिले। तो प्लस का मतलब वर्चुअल, आधे का मतलब डिमिनिश्ड या स्मॉलर। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, P एंड S, कॉन्वेक्स मिरर और वर्चुअल, P एंड S। तो D के लिए हो गया P एंड S। तो मैंने बता आपको चारों दिया, लेकिन चारों निकालने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। आप पहले वाले को ही निकालें और देखिए मैच कर गया। इसमें ऐसे ही किया करिएगा, एक निकालिए मैच कर लीजिए, मैच हो जाए तो खेल खत्म, ना हो तो आगे बढ़िए। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये रहा 2016 का। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान भी है लेकिन समझने वाला है। एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस। एक तरफ से देख रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर गहरा दिख रहा है एयर बबल, और दूसरी तरफ से देखते हैं तो 3 सेंटीमीटर दिखता है व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट फेस। थिकनेस क्या है स्लैब की? मैं बनाता हूं डायग्राम तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ऐसे बना देता हूं, ये स्लैब की हो गई थिकनेस। जो ओरिजिनल बबल था वो तो एक ही जगह होगा, मान लीजिए यहां पर है ओरिजिनल बबल। अब पहले जो दिख रहा था इस साइड से देखने पर, कलर को बदल लेते हैं, ये मान लीजिए इस साइड से आप आंखों से देख रहे हैं तो यहां कहीं दिख रहा है आपको, और ये जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये क्या है, एपरेंट डेप्थ। अभी मैं यहां पे लिख दूंगा, इसे आप चाहो तो D1 कह दो, ठीक। और दूसरे केस में इधर बनाते हैं,
इधर से आप देखोगे तो आपको दिख रही है 3 सेंटीमीटर। ये D2 लिख देते हैं यहां पर। आपने जब ऐसे देख रहे हो तो बात समझ में आई होगी। एयर बबल ओरिजिनली जहां पर है वहां तो वो है ही। अब यहां पर देखिए आप, ये हो गई D ओरिजिनल या D रियल। तो मैं इसको सॉरी बेटा, ये रहा D रियल इधर का और इसी तरीके से D रियल इधर का। पहले के लिए D अपरेंट D रियल लगा दो तो D अपरेंट जिसे आप D1 कह रहे हैं और हो गया कितना D1 अपॉन म्यू। D1 क्या है? D रियल D1 लिख देते हैं, इसको लिखो D1 मेरे ख्याल से, ये जरा कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। ये मैं इसको D1 कह रहा हूं D रियल के लिए, इसको मैं D2 कह रहा हूं और बाकी अपरेंट हमको दे रखी है। तो यहां पर हमने D1 निकाली, D अपरेंट हो गई। तो D अपरेंट की वैल्यू कितनी होगी? D1 अपॉन म्यू। D अपरेंट रियल अपॉन म्यू, ये वैल्यू हो गई। तो यहां से D1 की वैल्यू में क्या हो गई? म्यू इंटू D अपरेंट, जो D अपरेंट दिख रही थी। तो म्यू है 1.5 और 5 सेंटीमीटर D अपरेंट था और D1 आ गया 7.5 सेंटीमीटर। यानी इस तरफ से ये जो कहानी थी ये D1 कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। इस तरफ से देखने पे निकाल लेते हैं आप हम लोग, तो उसको हम D2 कह देंगे। तो D अपरेंट D2 अपॉन म्यू। तो D2 की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू इंटू D डैश अपरेंट 1.5 इंटू 3 यानी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब टोटल विड्थ लिख दीजिए स्लैब की, वो D1 प्लस D2 है। भाई टोटल विड्थ तो कितनी हुई? इतनी है, इसकी ये निकालनी है। और ये क्या है? D1 प्लस D2। तो यहां पर जोड़ दीजिए 7.5 और 4.5, 7 4 11 और ये रहा आपका 12 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया है और ये C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से कर पाएंगे। एक तरफ से देखा तो क्या हुआ, दूसरी तरफ से देखा तो क्या हुआ, और लॉजिक जो लगा आप समझ गए। वही सिंपल लॉजिक है कि D रियल अपॉन D अपरेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो इसको आप नोट कर लीजिए यहां पर। तो बेटा करते हैं 2016 का सवाल। और ऐसा एक बार और सवाल आया हुआ नीट में जो हम लोग किए हुए हैं, लेकिन करते हैं। 2 आइडेंटिकल ग्लास म्यू जी 3/2 इक्यू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ऐसे आपने कॉन्टैक्ट में एक लेंसेज को रख रखा है। द स्पेस बिटवीन द 2 लेंसेज इज फिल्ड विथ वाटर। इसके बाद इस लेंसेज को आपने पानी से भर दिया है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, अब फोकल लेंथ पहले जो कॉम्बिनेशन थी इसकी वो फोकल लेंथ f थी, ये FF का है। इसका फोकल लेंथ आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर एक साथ रख दिए तो क्या हो जाएगा। यहां पर इसकी फोकल लेंथ f है। एक बार फिर से सवाल पढ़ लेते हैं। 2 आइडेंटिकल ग्लास इक्यू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ऐसे ये कहानी FF है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, पानी क्या डाला है, वाटर। यहां पर हमने वाटर डाल दिया है। तो ये 3 लेंस हो गए। एक लेंस, ये दूसरा वाला लेंस पानी से बना हुआ, और तीसरा ये, मतलब 3 लेंस ऐसे, एक लेंस ऐसे हो गया, एक लेंस ऐसे हो गया है बेटा, और तीसरा लेंस ऐसे। एक लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस। इन तीनों लेंसेस को जोड़कर हम वैल्यूज निकालते जाएंगे यहां पर। तो पहले वाले में देखिए, जब इसके लिए निकालेंगे तो कितनी रहेगी, 1/f म्यू माइनस 1 1/r, और यहां पे ये R1 R2 करेंगे तो प्लस 1/r आ जाएगा। ये इसके पहले वाले के लिए लगा रहे हैं हम लोग। तो ये म्यू जी की वैल्यू कितनी है, 3/2। 3/2 करोगे तो यहाँ हाफ आ जाएगा। देखिए 3/2 माइनस 1 और ये 2/r यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व करो, ये आ जाएगा आधा, 2 से कट जाएगा, यानी f बराबर r आ गया। एक हमें रिजल्ट यहाँ से मिल गया, f बराबर r। अब हम तीनों कॉनकेव के लिए निकालेंगे और तीनों कॉम्बिनेशन को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो फॉर कॉनकेव लेंस
शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा वाला ही यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कई बच्चे नहीं जानते होंगे तो सिंपली कर पाएंगे। तो 1/f म्यू -1 अगेन 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f लिखा, यहाँ वैल्यू हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 4/3, और R1 में लिखा -1/r, ये -1/r। किसके लिए बात कर रहे हैं? कॉन्केव के लिए, इधर वाला माइनस और इधर वाला प्लस। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 1/3 और ये हो गया -2/r। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 1/f ही लिखे रहने देते हैं क्योंकि वैसे ही जोड़ना होगा हमको। तो -2/3r और यहाँ तो 1/f 1/r के बराबर है ही। अब नेट F इक्विवेलेंट निकालने जाओ तीनों लेंसेज के लिए, तो F इक्विवेलेंट 1/f1 f2 और ये रहा f3, ये 1/r, इसको जोड़ा तो -2/3r और इसको जोड़ा तो 1/r, तो ये हो गया 2/r -2/3r, 3r एलसीएम हो गया, तो 6 - 4 यानी 2/3r। क्या ये ठीक लिखा हुआ है? तो बेटा यहाँ पे देखिए ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 4 ना होके 2 होगा, 6 में से 2 गया, ये बचा 4/3r। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ F इक्विवेलेंट कितनी हो गई? 3r/4 और r और f था बराबर, तो ये वैल्यू हो गई 3f/4। तो ये आंसर रहा, और 3f/4 का मतलब है डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये रहा है आपका डी ऑप्शन। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन, ये रहा 2016 का क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो जाएगा। बोला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज 45 डिग्री। ये देखिए प्रिज्म है, यहाँ ये रे पड़ी और ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है जो कि इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री। If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index डेल्टा m निकालना और म्यू निकालना है, डेल्टा m निकालना है और म्यू निकालना है। ये कहानी है यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, सवाल बड़े आराम से हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम एक रिलेशन जानते हैं I1 + I2 = डेल्टा m + a, किसी भी कंडीशन के लिए, बल्कि डेल्टा + a लिख दो। अब एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पे क्या होता है, एट डेल्टा = डेल्टा m, हमारा I1 और I2 हो जाता है बराबर, इसको I1 + I2 को कर दो बराबर हो जाता है। उस समय ये कहानी क्या बन जाएगी, डेल्टा m, अब क्योंकि I1 I2 बराबर है तो ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री घटा दीजिए, 90 में से 60 गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो पहला आंसर है जो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन है, यानी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन्हीं दोनों में 30 डिग्री आ रहा है। और इन बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए म्यू इज इक्वल टू साइन a + डेल्टा m/2 होल अपॉन साइन a/2। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू रख दीजिए, साइन a है 60 डिग्री, डेल्टा m 30 निकाला है, ये रहा 2, और यहाँ साइन 60/2 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई, साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 और ये होता है 1/2 यानी 2/√2। रैशनलाइज करोगे तो वैल्यू आ जाएगी √2। तो √2 आपका आंसर आ गया। इसके हिसाब से 30 डिग्री और √2 ये ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर डी।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डी इज द करेक्ट चॉइस। इस तरह से सवाल ये आप कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये देखिए 2016 नीट, ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये देखिए यहां पर आपने बना दिया एक ऑब्जेक्टिव 40 सेंटीमीटर का, और यहां पर बना देते हैं एक आईपीस 4 सेंटीमीटर का। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, 200 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव से यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये 200 सेंटीमीटर है। अगर मैं यूओ करूं तो ये यूओ की वैल्यू है -200। द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। इसको देखने के लिए लेंस का सेपरेशन कहाँ हो, तो जब भी आपको ना बोला जाए आप ये लेके चलें कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की कहानी है। तो जहां पर ये V0 बनाएगा, देखिए ये V0 कहीं यहां बनाएगा, और ये फोकल लेंथ पर बनना चाहिए जैसे ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में बात बन सके। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D की वैल्यू कितनी होगी, VO प्लस FE, मतलब दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू का जोड़। इसको हमें ध्यान में यहां पर रखना है। तो हम FE तो पता है, VO और निकाल लो। तो VO निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। लेंस फॉर्मूला यूज कर लिए, तो 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। 1/VO हमको पता नहीं है, और ये वैल्यू थी -200, और FO की वैल्यू हो गई कितनी, 40 सेंटीमीटर प्लस का। तो 1/VO कितना हो गया, 140 माइनस 1/200। 200 LCM ले लीजिए, ये हो गया 5 माइनस 1, 4/200 यानी 50 सेंटीमीटर। तो VO की वैल्यू कितनी हो गई, काट दीजिए तो नीचे 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो सेपरेशन बिटवीन लेंथ ट्यूब ऑफ लेंथ कितनी रही, 50 प्लस FE यानी 4, 54 सेंटीमीटर। तो L विल बिकम VO प्लस FE, यानी ये मॉडुलस लगा दिया, मतलब प्लस माइनस का साइन नहीं लेना है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू जोड़नी रहती है। तो 50 प्लस 4, 54 सेंटीमीटर आपका देखिए यहां पर आंसर आ जाएगा। तो 54 सेंटीमीटर का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये आप यहां पे नोट कर सकते हैं। तो इस तरह इसको नोट कर लीजिए आप। बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहां पर बोला है, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, red, green and blue colors is incident on a right angled prism. The refractive index of the material of the prism for the above red, green and blue, ये red के लिए, ये green के लिए, ये blue के लिए। अब ये पूछ रहा है the prism will not separate the three colors, मतलब अगर तीनों एक साथ निकल गई, चाहे इधर निकल गई चाहे उधर निकल गई, तो मिली रहेंगी, सेपरेशन नहीं होगा। और लिखा सेपरेट द रेड कलर, कौन सा कलर किससे सेपरेट होगा ये ढूंढने का है कार्यक्रम। तो पहले यहां इंटरेस्टिंग चीज ये देखिएगा, तीनों में से एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जब ये रे हिट करेगी तो इसका तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री है, और ये है 45 डिग्री। 45 है तो ये 45, तो ये एंगल कितना हो गया, 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45 डिग्री। ऑल थ्री मैंने बनाया एक है, लेकिन तीनों पैरेलल हैं, तो तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहां थोड़ा सा तिकड़म लगा देते हैं बहुत आसानी से। देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब कैलकुलेशन से हम बचे रहें, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/sin 45 लिख देंगे इसे हम, तो ये हो जाएगा √2 के बराबर। उल्टा कर दिया ना, विच इज 1.414। अब यहां पे जो तीनों रे जा रही है, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी कोई एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो घूम जाएगी, इससे क्रिटिकल एंगल पता चलेगा। और अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा रहा
तो सीधे निकल जाएगी। तो आइए देखते हैं रेड ग्रीन ब्लू के लिए क्या हालचाल हो रहा है। तो रेड कलर के लिए बात की जाए तो रेड के लिए म्यू की वैल्यू होती है 1/sin c। रेड की बात कर रहे हैं, रेड लिखा है, पहचान पाएंगे। इसके लिए म्यू हो गई है 1.39। ये देखिए 1.39 की वैल्यू 1.414 से छोटी है, यानी TIR हो जाएगा। यहां देखिए ये वैल्यू छोटी है तो ये अपॉन में तो C बड़ा होगा, ये 1/sin c है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होने का मतलब है TIR होना या क्रिटिकल एंगल का बड़ा होना। ये समझ पा रहे हो? ये एंगल अगर छोटी है तो 1/sin c में C बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तभी तो छोटा हुआ है। तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल एंगल की जो C है, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये इससे जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हुआ और ये कहानी बन गई। पकड़, ये छोटी है ना, तो ये कहानी क्या हो गई यहां पर कि यहां पर TIR हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? रेड कलर के लिए। उम्मीद है बात को पकड़ पा रहे होंगे। ये 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस में बड़ा था, 45 डिग्री अगर क्रिटिकल डिग्री से बड़ा होगा तो यहां पे TIR होगा, इसके लिए TIR नहीं होगा, नो TIR। इसके लिए TIR नहीं होगा। बात पकड़ में आ रही है ना? क्योंकि यहां पर ये वैल्यू छोटी है तो sin c में C वैल्यू हो जाएगी बड़ी। C जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री से यहां पे बड़ी हो जाएगी, तो नो TIR। यानी रेड जो ये आपका रेड कलर है वो सीधे निकल जाएगा, ऐसे पड़ेगा रेड, ऐसे पड़ेगा रेड, और पढ़कर यहां पे ऐसे निकल जाएगा रेड। बाकी रही बात ग्रीन और ब्लू की, तो उसका देख लेते हैं। तो ग्रीन और ब्लू में देखिए तो ये म्यू लिखा हुआ है 1/sin c। अब मैं इसको रेस्पेक्टिवली लिख देता हूं क्योंकि दोनों वैल्यू छोटी बड़ी हैं, 1.44 या फिर 1.47। ये वैल्यू बड़ी हो गई 1.414 से, इससे। इसका मतलब क्या है, जो C है वो इससे, इसका उल्टा करोगे तो छोटा हो जाएगा, तो इसमें TIR हो जाएगा। ये 1/ है, जैसे कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए 1/sin c रहने दिया है। अगर 1/sin c वैल्यू बड़ी है तो C वैल्यू यानी sin c नीचे वाली उल्टी करोगे तो छोटी हो जाएगी, और जब क्रिटिकल एंगल छोटा हो जाएगा तो वहां पर TIR हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रीन वाला, ग्रीन कलर ले लो, ये इसका TIR हो जाएगा तो ऐसे चली जाएगी, और ब्लू वाली को मैं, ब्लू कलर है अपने पास, तो ये ब्लू कलर भी ऐसे ही इसका TIR हो जाएगा। तो ब्लू ग्रीन एक तरफ रहेंगी और रेड को अलग कर देगा ले दे के, तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? B। सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर, क्योंकि रेड वाला निकल गया, ब्लू ग्रीन एक साथ मिले रहे, ये ऑप्शन रहेगा। यहां पर इसको उल्टा ही रहने दिया है क्योंकि हम कैलकुलेशन से बचना चाहते थे। यहां पे इसको एक तरीके से आसान और समझ सकते हैं आप कि जैसे ये म्यू लिखा है, यहाँ sin 45 तो आप sin 45 ही रहने दें अगर, लेकिन sin 45 से वैल्यू मिला नहीं पाओगे तुम। खैर यहाँ पर देखिए ये जो लिखी थी 1/sin c, तो ये वैल्यू, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ सरल करने के लिए कि आप इसको आसानी से हैंडल कर सकें। तो इसको लिख देते हैं 1/sin c, जिसकी वैल्यू थी 1.39 इस केस में, तो मैं लेस देन लिख देता हूँ 1.414। तो इस 1/sin c को, 1.414 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/sin 45। अब यहां से देखिए जब उल्टा करेंगे तो sin c तब इनइक्वालिटी पलट जाती है और ये हो गया sin 45। तो यहां पर अगर आप देखें तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 45 से बड़ी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से, इसलिए इसका TIR नहीं हुआ। मुझे ये लग रहा था कि जो मैं बता रहा हूं कई बच्चे इसमें उलझन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सीख लेना चाहिए क्योंकि ये सरल तरीके पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर ये चीज अगर इससे छोटी तो नीचे कोई चीज उसकी उल्टी तो वो बड़ी हो जाएगी, उसमें क्या है भाई। 1/sin c अगर इससे छोटा है तो sin c इससे बड़ा होगा,
सिंपल सी बात, इसको आप नोट कर लीजिए यहां पर। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये देखिए लिखा है द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot a/2। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज, मिनिमम डिविएशन निकालना है, हम जानते हैं म्यू की वैल्यू होती है साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और साइन a/2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot a/2 के बराबर, तो इसको लिख दीजिए cot a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 इंटू साइन a/2। इसको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तो इसको लिख दीजिए cos a/2 अपॉन साइन a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ये साइन a/2 देखिए कट गया, यहां से वैल्यू क्या आ गई बेटा, वैल्यू आ गई cos a/2 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। अब एक हम ये साइन होता तो दोनों में हटा देते, तो हम क्या करेंगे, इस cos को साइन में चेंज कर देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस थीटा। ये देखिए a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ऊपर वाला आ गया। अब इसको चेंज करने पर इस साइन को आप हटा सकते हैं, यानी π/2 माइनस a/2 एंगल हो गए बराबर a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 वैल्यू हो गई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a/2 हमें निकालना है डेल्टा m, तो a/2 यहाँ आ जाएगा, तो π/2 माइनस a/2, इसका भी माइनस a/2 यहाँ आ गया, ये डेल्टा m अपॉन 2 इधर है, तो डेल्टा m अपॉन 2 और ये वैल्यू हो गई π/2 और माइनस a, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा m बराबर पाई माइनस 2a, और इसको आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2a। ये आंसर आ चुका है आपका, और इसके हिसाब से आंसर है डी, दिस इज द डी, तो ये आंसर है और डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सवाल को कर पाएंगे, बड़ी आसानी से नोट कर लीजिए इसको आप। तो करते हैं 2015 का क्वेश्चन, ये रहा, और देखिए इसमें क्या है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देखिए ऑब्जेक्टिव है और ये यहां पर आई पीस है, ऑब्जेक्टिव पे कोई लाइन ऐसे बना दी है। द आई पीस फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, ये आई पीस इसकी रियल इमेज बनाती है। द लेंथ ऑफ दिस इमेज इज आई, इस इमेज का जो लेंथ है वो आई है। द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप में निकालना है, तो देखिए आई पीस के लिए यहां क्या हो जाएगा, फॉर आई पीस जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, क्योंकि इसकी लेंथ बन रही है आई के बराबर, तो m की वैल्यू होती है f अपॉन f प्लस u। वैल्यू रख दीजिए, तो ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, f रखा तो ऑब्जेक्टिव हो गई fe सॉरी आई पीस के लिए, और f प्लस u की बात करो तो दैट इज fe माइनस FO प्लस FE, और ये वैल्यू हो गई I अपॉन L। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो FO प्लस FE है, जहां पर इमेज बनेगी वहीं पर ये इसका फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो यहां पर जो F प्लस U आया, FE हो गई FE और U की जगह हो गया FO प्लस FE I/L, और हम जानते हैं कि जो F, इसी से निकाल लो आप FO/FE, FO अपॉन FE,
और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एल आई अपॉन आई। और ये क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। ये जो एफ ओ अपॉन एफ ई निकाली गई है, ये इसी से रेशियो निकाल लिए हैं आई अपॉन एल में। उम्मीद है आप इस बातों को आसानी से हैंडल कर पा रहे होंगे। इसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, तो ये आप एफ ओ अपॉन एफ ई निकाल पाएंगे, विच इज़ एल अपॉन आई। ये देखिए लिखा हुआ है ना, मैं चाहूँ तो आपको निकाल के दिखाने की चेष्टा कर सकता हूँ। ये देखिए एफ ओ लिख दिया यहाँ, एफ ई मैं पलट देता हूँ पहले इसको, तो ये लिखिए एफ ई माइनस एफ ओ प्लस एफ ई अपॉन एफ ई, और ये रहा आई अपॉन एल। तो आप यहाँ पे एफ ओ अपॉन एफ ई निकालना है तो डिवाइड मार दीजिए एफ ई से ऊपर नीचे, तो 1 माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और ये हो गया एफ ई यानी 1 बराबर आई बाई एल। ओपन करेंगे तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई माइनस 1 बराबर आई बाई एल। ये माइनस प्लस कट गया, और यहाँ पर एफ ओ अपॉन एफ ई माइनस आई बाई एल, जो कि एक माइनस प्लस केवल इतना बताता है कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, बाकी उसका कोई भी मतलब खास नहीं होता। तो इसके हिसाब से ये देखिए बी ऑप्शन आ गया आपका, आई बाई उल्टा लिख गए हैं क्या, एल बाई आई हो जाएगा, उसको एल बाई आई लिखना था यहाँ, एल बाई आई, एल अपॉन आई। ये तो एल बाई आई आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। इस तरह से कर पाएंगे, आसान है, बस थोड़ा लॉजिक समझते रहिएगा, ठीक है। नोट करिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल, 2014 का ही देखिए, और यहाँ बोला द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज सिल्वर। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया है और ये एंगल प्रिज्म का ए है। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a। यहाँ पे जो लाइट रेज हैं ये 2a एंगल से इंसिडेंस हुई हैं ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम पाथ। इसका मतलब क्या, ये 90 पे हिट कर रही है जिससे कि वापसी हो सके। दिस इज 90। अगर ये 90a है तो ये कितना एंगल हो गया, 90 माइनस a। तो फिर ये एंगल कितना हो गया, r वाला, जो रे यहां से जाएगी 90 में से घटाओगे बचेगा a, तो r बराबर a। उम्मीद समझ पाए होंगे। ये बचा 90 माइनस a और ये एंगल था यहाँ से 90, तो 90 में से 90 माइनस a घटाओगे a बचेगा। अब पूछ क्या रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म। तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए इस ए बी वाले पार्ट पर, स्नेल्स लॉ ऑन द सरफेस ए बी, स्नेल्स लॉ ए बी सरफेस पर। तो बाहर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यानी 1 है, बाहर एयर है, 1 इंटू साइन 2a, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है म्यू, म्यू इंटू साइन a। ये वैल्यू यहां पे हो गई, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 2a अपॉन साइन a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन साइन a। तो साइन ए कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू हो गई 2 कॉस a। ये आपका आंसर हो गया। साइन 2a का जो 2 साइन ए इंटू कॉस ए फॉर्मूला, ये बेसिक मैथ्स में आपने इतनी मैथ्स सीख रखी है, तो भूल मत जाना कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो 2 कॉस ए रहा, 2 कॉस ए का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आराम से सही हो गया। और अगर आप यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये तो क्या इतना मालूम ही होता है, आपको मालूम रखना ही होगा, नहीं मालूम तो साइन 2a अपॉन ए खोजते रह जाएंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी आपके सामने। ठीक, तो बेसिक मैथमेटिक्स नीट के लिए, फिजिक्स के लिए जो चाहिए वो थोड़ी सी पकड़ के रखें, बहुत आसानी से काम बन जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का क्वेश्चन। ये रहा 2014 का क्वेश्चन बेटा। लिखा, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ
माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट द टेलीस्कोप डिक्रीज। अच्छा, यानी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर हम पहले लिखें, तो माइक्रोस्कोप के लिए देखिए क्या होती है, m इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई, और टेलीस्कोप के लिए लिखेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी एफ ओ अपॉन एफ ई। अब आप क्या कर रहे हैं, एफ ओ को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप एफ ओ को बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप की घटेगी और टेलीस्कोप की बढ़ेगी। ये कहानी यहां पर होगी, माइक्रोस्कोप की घटेगी और टेलीस्कोप की बढ़ेगी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। तो आंसर विल बी डी, आंसर रहेगा यहां पर डी। इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं आराम से, कोई भी समस्या नहीं है, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये रहा 2013 का। लिखा टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री। दो प्लेन मिरर हैं देखिए ऐसे, और दोनों के बीच में जो इंक्लिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 डिग्री का है। अब आगे ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एन एंगल थीटा आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पर एक एंगल, यहां पे एक रे फॉल की है थीटा एंगल पर, फॉल्स ऑन द सेकंड मिरर विथ थीटा से, फिर ये थीटा पे हिट करेगी ऐसे। डायग्राम बहुत सुंदर नहीं है, ये थीटा क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाती फर्स्ट मिरर की, मिरर के ऐसे पैरेलल हो गई फर्स्ट मिरर के, जो फर्स्ट मिरर है। द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, देखिए यहां पर ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो ये 70 डिग्री, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल 70 हो जाएगा। अब ये यहां भी रिफ्लेक्शन लगता है तो ये 70, तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल तो इसके बराबर है, तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा। ये 70, ये 70, तो ये कितना बचा 40 डिग्री। ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री, बात खत्म। तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ये पूरा माइनस 40 डिग्री, तो आंसर विल बिकम 50 डिग्री। ये आपका यहाँ पर देखिए आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल था। तो बेटा करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये रहा 2013 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है अपने आप को, बोलता है ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू ए प्लेनो कॉनकेव लेंस। इस तरह है, एक लेंस दूसरे में इस तरीके से फिट हो गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव में फिक्स हो गया। ये लेंस नंबर 1 है और ये लेंस नंबर 2 है। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, एक दूसरे में फिट है। देयर प्लेन सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो प्लेन सरफेस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। इफ लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर r है, r is the radius of curvature of the curved surface of the lenses, then the focal length of the combination is, दोनों का फोकल लेंथ निकालना है, तो f1 f2 निकाल के सिंपली जोड़ना होगा हमको। तो चलिए पहले वाले का 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 करना है। तो पहले हम लेंस मेकर्स फॉर्मूले से पहला कैलकुलेशन f1 वाले के लिए करते हैं। तो 1/f1 इज इक्वल टू μ1 माइनस 1, और 1 ये प्लेन है देखिए, तो ये इन्फिनिटी हो गया, और दूसरा हो गया 1/-r। इस वाले का कर्वेचर लोगे इधर तो -r, तो प्लस r हो जाए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, μ1 माइनस 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो दैट इज r। उम्मीद है इस बात को आसानी से सीख पाए आप। अच्छा, इस f2 के लिए ले लो यहाँ 1/f2, तो ये रहा μ2 माइनस 1, ये कर्वेचर इधर है तो आ जाएगा 1/-r इसके लिए, और ये प्लेन सरफेस है तो -1/∞। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -μ2 माइनस 1/r।
ये वैल्यू यहाँ पर आई, इसको थोड़ा सा बाहर ऐसे खींच देते हैं। उम्मीद है ये बात आप यहाँ पर अच्छे सीख गए होंगे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी रही? 1/f1 प्लस 1/f2, तो μ1 माइनस 1/r, और वो माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दो, μ2 माइनस 1 अगेन r, r हो गया एलसीएम -1 माइनस μ2 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, μ1 माइनस μ2 अपॉन r। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर? r अपॉन μ1 माइनस μ2। ये आपका देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। अब देख लेते हैं आंसर कौन सा बैठ रहा है, तो आंसर इज ए आंसर यहाँ पर बैठ रहा है। इसको भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से, सरल सवाल है, ठंडे दिमाग से कॉन्फिडेंस से डील करेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस से डील करेंगे तो हर सवाल निकलेगा। नोट कर लीजिए आप। तो उम्मीद है बेटा आप नोट कर पाए होंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फिजिक्स में आसान भाषा में फिजिक्स सीखना और नीट में 150 प्लस स्कोर करने के लिए आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।